तो चलिए आज इंटरव्यू की दिलचस्प और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में चलते हैं। आखिर ये है क्या? सच जानने की एक कला या फिर किसी के प्राइवेसी पर एक हमला? आज हम इसी सवाल को टटोलेंगे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर और जाने माने लेखक अम्बर्टो इको के नजरिए से। और हाँ, ये सारी बातचीत क्लास 12 की अंग्रेजी किताब फ्लेमिंगो के एक चैप्टर पर आधारित है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए, लगभग 130 साल पहले जब इंटरव्यू का चलन शुरू हुआ, तब से ही एक सवाल हवा में तैर रहा है कि ये सच को सामने लाने का जरिया है या फिर किसी की निजी जिंदगी में बेवजह की दखलंदाजी। इंटरव्यू को लेकर कह सकते हैं कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ऊंची कला है, सच तक पहुंचने का रास्ता, और वहीं दूसरों के लिए ये एक बहुत ही घिनौना और गलत काम है। तो मतलब यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ लोगों को लगता है कि इंटरव्यू सच की एक महान खोज है, और दूसरी तरफ ये किसी के लिए एक पर्सनल अटैक जैसा हो सकता है। जानते हैं, ये कुछ वैसा ही है जैसे पुरानी सभ्यताओं में लोग मानते थे कि अगर किसी की तस्वीर खींच ली तो उसकी आत्मा का एक हिस्सा चोरी हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है मालूम है? कई बहुत बड़े और कामयाब लेखक इंटरव्यू देने से नफरत करते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इंटरव्यू उनसे कुछ बहुत ही निजी, बहुत कीमती छीन लेता है। जैसे कि नोबेल पुरस्कार विजेता V.S. नायपॉल को ही ले लीजिए। उनका मानना था कि इंटरव्यू लोगों को सचमुच का जख्म दे सकते हैं, ऐसा जख्म जिससे वो अपना ही एक हिस्सा खो बैठते हैं। और मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग का गुस्सा तो और भी ज्यादा था। उन्होंने तो अपनी डायरी में इंटरव्यू को एक अपराध, एक हमला तक कह दिया था। उनके शब्द थे कायरतापूर्ण और घिनौना। पर शायद सबसे डरावनी और चौंकाने वाली बात लेखक सॉल बेलो ने कही थी। उन्होंने इंटरव्यू के उस घुटन भरे एहसास की तुलना गले पर पड़े अंगूठे के निशान से की थी। और सोचिए, ये बात वो इंसान कह रहा था जो अक्सर इंटरव्यू देने के लिए मान भी जाता था। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इन सारे तीखी आलोचनाओं के बावजूद एक बात तो माननी पड़ेगी कि इंटरव्यू आज भी बातचीत का, कम्युनिकेशन का एक बहुत ही पावरफुल और ज़रूरी जरिया है। इसी से हम तक कितनी अहम बातें पहुंचती हैं। तो चलिए अब इस जनरल बहस से हटकर एक बहुत ही खास केस स्टडी देखते हैं। हम चलेंगे मशहूर प्रोफेसर और लेखक अम्बर्टो इको की दुनिया में और देखेंगे कि मुकुंद पद्मनाभन के साथ हुए उनके एक इंटरव्यू से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। पहले तो ये जान लें कि अम्बर्टो इको कोई आम प्रोफेसर नहीं थे। सिंबल्स की बढ़ाई से लेकर बच्चों की किताबों तक उनका काम इतना विशाल और अलग अलग था कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। और 1980 आते आते तो वो एक इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार बन चुके थे। और जाहिर है, जो सवाल सबके मन में आता था वही इंटरव्यू लेने वाले के मन में भी आया। भाई, एक ही इंसान इतने सारे अलग अलग काम आखिर कैसे कर सकता है? ये समझना वाकई मुश्किल है कि कोई इतनी सारी फील्ड्स में एक्सपर्ट कैसे हो सकता है। और इको का जवाब सच कहूं तो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक ही काम कर रहा होता हूं। मतलब उनके हिसाब से उनके सारे अलग अलग काम असल में एक ही जड़ से जुड़े हुए थे। वो एक ही चीज के पीछे थे, बस रास्ते अलग अलग थे। तो फिर उनकी इस जबरदस्त प्रोडक्टिविटी का राज क्या था? इसका जवाब छिपा है उनके एक बड़े ही अनोखे आइडिया में, जिसे वो कहते थे इंटरस्टिसेस। ये समय को इस्तेमाल करने का उनका अपना एक खास तरीका था। तो ये इंटरस्टिसेस क्या हैं? ये हमारे जीवन के वो खाली पल हैं, वो वक्त जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं या लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। एको इन पलों को बर्बाद हुआ समय नहीं, बल्कि एक मौका, एक अवसर के तौर पर देखते थे। और वो इन मौकों का इस्तेमाल कैसे करते थे, ये तो और भी कमाल की बात है। वो मजाक में कहते थे कि जब कोई इंसान पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक लिफ्ट से आता है ना, तो उतने से खाली वक्त में वो एक पूरा आर्टिकल लिख चुके होते हैं। जरा सोचिए, दिन के छोटे छोटे खाली पलों को वो कैसे काम में बदल देते थे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इको की लिखने की यात्रा कैसे आगे बढ़ी, कैसे उनकी अनोखी एकेडमिक राइटिंग स्टाइल ने उन्हें बाद की उम्र में एक सफल नॉवेलिस्ट बना दिया। अपनी पहली डॉक्टरल थीसिस से ही इको ने एक बहुत ही अलग स्टाइल अपनाया था। वो अपनी एकेडमिक रिसर्च को एक कहानी की तरह सुनाते थे। उस जमाने के सूखे फॉर्मल तरीके से ये बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ नतीजे नहीं बताते थे, वो खोज की पूरी कहानी सुनाते थे, गलतियों और सफलताओं के साथ। और उनके एकेडमिक काम का पैमाना जबरदस्त था। 40 से भी ज्यादा नॉन फिक्शन किताबें। यही उनके शानदार करियर की असली नींव थी।
और ये जो बात उन्होंने कही, ये उनकी पहचान को बिल्कुल साफ कर देती है। एक नॉवेलिस्ट के तौर पर दुनिया भर में मशहूर होने के बावजूद वो खुद को हमेशा सबसे पहले एक प्रोफेसर ही मानते थे। उपन्यास तो जैसे वो कहते थे, वो बस संडे को लिखते थे। अब बात करते हैं इको के सबसे मशहूर काम द नेम ऑफ द रोज की और उसकी हैरान कर देने वाली जबरदस्त कामयाबी की। सोचिए, द नेम ऑफ द रोज की दुनिया भर में करीब करीब 1.5 करोड़ कॉपियां बिकी। और ये कोई आसान सी किताब नहीं थी, बल्कि मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मिडिवल हिस्ट्री जैसे बहुत ही गंभीर विषयों पर थी। और बस यही वो सवाल था जिसने पत्रकारों से लेकर पब्लिशर्स तक सबको हैरान कर दिया था। आखिर मध्यकालीन इतिहास के बारे में एक इतनी मुश्किल किताब दुनिया भर में बेस्टसेलर कैसे बन गई? और इस सवाल पर इको खुद क्या कहते थे? वो भी इसे एक रहस्य ही मानते थे। उनका मानना था कि इस किताब की सफलता का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। और ये इस आम सोच को भी चुनौती देती है कि लोग सिर्फ हल्की-फुल्की और आसान चीजें ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो हमने देखा कि एक इंटरव्यू हमें किसी इंसान के दिमाग और उसकी आत्मा की एक कीमती झलक दे सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी और कौन सी कहानियां हैं जिन्हें सुने जाने की जरूरत है। आज के इस दौर में किसकी आवाज है जो अभी तक अनसुनी रह गई है?